हाय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HRM10। HRM10 बेसिकली बात करता है एम्प्लॉय फाइल की। तो स्टैंडर्ड कहता है देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर ईच स्टाफ मेंबर। सो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है दैट इज कमिटमेंट ए। पर्सनल फाइल्स आर मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑल स्टाफ एंड देयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंश्योर्ड। तो सारे एम्प्लॉयज का एक फाइल बनना है और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी, यानी हर एक के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए होनी चाहिए। सारी फाइल्स अपडेटेड होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है और इनका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। The personal files contain personal information regarding staff qualification, job description, verification of credential and health status. सिंपल है, पर्सनल फाइल में एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन और हेल्थ स्टेटस होना चाहिए। तो एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हिज जॉब प्रोफाइल हो सकती है। डॉक्टर्स के लिए लेट्स से अगर वो ड्यूटी डॉक्टर है तो MBBS चलेगा, लेकिन अगर वो एनेस्थेटिस्ट है तो डिप्लोमा या DNB या MD कुछ होना चाहिए एनेस्थीसिया में प्लस MBBS। आप हाईएस्ट डिग्री भी ले सकते हैं। अब जैसे लेट्स से हमने लैब टेक्नीशियन हायर किया है, तो हमने उसे किस लिए हायर किया? बिकॉज वो लैब टेक्नीशियन है। तो अगर हम उसकी हाई स्कूल और 10+2 की मार्कशीट नहीं लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी को एज MD मेडिसिन हायर कर रहे हैं, यानी जनरल फिजिशियन हायर कर रहे हैं, तो उसके हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेने से आपका कोई फायदा नहीं। उसकी क्वालिफिकेशन आप वो लें जो आपसे एसोसिएटेड है। फिर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी फाइल में हो। वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल। अब क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन क्या है? अगर वो ये कह रहा है कि वो MBBS है, तो उसने एक रेस्पेक्टिव काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा। तो आपको उस काउंसिल की वेबसाइट पे जाके उस डिग्री को वेरीफाई करना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडेंशियलिंग। ऐसा ही नर्सिंग, पैरामेडिक्स और सबके लिए किया जा सकता है। आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियां यूनिवर्सिटीज़ को मेल भेजकर ये वेरिफिकेशन करती हैं कि इस व्यक्ति ने वहाँ से बीटेक किया भी है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डॉक्टर, नर्सेस, टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट के लिए होता है, ये बीटेक्स के लिए भी होता है। फिर अगली चीज़ है हेल्थ स्टेटस। तो अभी हम लोगों ने HRM9 पढ़ा जिसमें हेल्थ स्टेटस के बारे में, हेल्थ चेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो वो रिकॉर्ड इस फाइल में होना चाहिए, ऐसा HRM9 ने भी कहा था और यहाँ पे वो फिर से मेंशन कर रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट सी। रिकॉर्ड्स ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर मेंटेन। तो जितनी भी इंटरनल ट्रेनिंग है उसके आप हर ट्रेनिंग का एक प्रूफ लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट भरवाते हैं। तो आप इसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, आप एम्प्लॉय का एक ट्रेनिंग कार्ड बना सकते हैं जिसमें आप उसके लिए जो मैंडेटरी, उसकी कैटेगरी के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं वो मेंशन कर दें, और जब भी वो ट्रेनिंग होती जाए आप उन्हें भर दें। दैट कैन बी एन एनुअल समरी। और लेकिन उससे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि उसने कौन से टेस्ट दिए हैं, प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, साथ ही साथ उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। इन केस रिकॉर्ड्स आर मेंटेन समवेयर एल्स, यानी कि वो फिर से वही बात कह रहे हैं कि मान लो ये सारा प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, एम्प्लॉय अटेंडेंस आप फाइल में नहीं रख पा रहे हो, बिकॉज हर एम्प्लॉय का अटेंडेंस लेना एक जगह अलग अलग मुश्किल होता है। तो आपको ट्रेसिबिलिटी रखनी है, यानी कि लेट से जो आप ट्रेनिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसमें आप ये मेंशन कर दें कि ये ट्रेनिंग किस दिन हुई थी और उसका ट्रेनर कौन था, उसके मार्क्स कितने आए थे, और ये अगर असेसर मांगे या कोई भी थर्ड पार्टी मांगे तो आप अपना ट्रेनिंग का डेटा खोल के उसे दिखा सके कि हाँ देखिए साहब ये इस दिन ट्रेनिंग हुई थी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मैं आज की डेट में 99% ट्रेनिंग्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देता हूँ। उसके 3-4 फ़ायदे हैं। एक, आप एक बार रिकॉर्ड करते हैं उसे कई बार यूज़ करते सकते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वरदान होता है, बिकॉज लेट्स से उनके पास दिन में 8 नर्सें ही हैं टोटल, और उसमें से अगर आप 5-6 को बुला लें ट्रेनिंग के लिए तो उनके पास फिर पेशेंट केयर के लिए कौन बचेगा। और अगर
वो नर्सें शिफ्ट के बाद आती हैं तो वो उनका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आज की डेट में यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट्स के जो हमारे क्वालिटी पोर्टल्स हैं उसमें डाल देता हूँ और वहीं पे टेस्ट पेपर डाल देता हूँ, यानी कि नाइट का एम्प्लॉय, डे शिफ्ट का एम्प्लॉय वो जहाँ है वहाँ पे ट्रेनिंग ले ले, लेकिन टेस्ट जरूर दे दे, जिससे उसका पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन हो जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इट इज़ टोटली योर चॉइस। इंडक्शन के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो रखें, इससे एक तो यूनिफॉर्मिटी आती है। आप हर बार एक ही चीज़ नहीं बोल सकते अगर सेम ट्रेनिंग आप अगेन एंड अगेन ले रहे हैं। अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो ये तय है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट आ जाएगा, यानी आप जितनी बार बोलेंगे बोलेंगे क्या, आप रिकॉर्डेड हैं, आपको जितनी बार सुना जाएगा आप एक ही चीज़ बोल रहे होंगे, और उसके बाद आप अवेलेबल हों, अगर किसी को डाउट है, किसी को क्वेरी है, तो आप उसे आंसर कर दें, लेकिन उस वीडियो को चलने दें जिससे हर बार कोई भी व्यक्ति सुने वो सेम चीज़ सुने। उसके बाद आप उसका टेस्ट ले लें। टेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, गूगल शीट्स में। गूगल का क्विज फॉर्मेट होता है जहाँ पे प्री डिफाइंड टेस्ट फॉर्मेट्स होते हैं। सोचिए कहीं कहीं पे डेटेड 2-2 हज़ार एम्प्लॉई हैं, उनकी पहले आप प्रिंट आउट निकालते हो, फिर वो शीट पे एंट्री करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, उनको कोई चेक करता है, कितने मैन आवर्स वेस्ट होते हैं, कितना पेपर वेस्ट होता है। हम इसे डिजिटाइज कर देते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर देता है और उसे इमीडिएटली अपना रिजल्ट पता लग जाता है। अगर 60% से कम है, आप उसे बोलिए फिर से टेस्ट लो, दोबारा पेपर भी पेस्ट नहीं करना है। तो ये मेरा सजेशन है, ये आपका एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है पेपर सेविंग पे और इनोवेशन पे। आई होप आप इसे कंसीडर करेंगे, इससे बहुत सारे पेड़ कटने से बचते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग में जाए, ये बहुत ही अच्छा, और उसे स्टोर करना, रिकॉर्ड करना और उसे रिट्रीव करना, तीनों ही बहुत आसान होता है। अगर इसमें भी कोई डाउट हो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जिससे आप समझ सकें कि इसे कैसे करना है। मैं अभी आपको इस के बाद एक वीडियो और डाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अपने एम्प्लॉयज़ का, सॉरी एम्प्लॉयज़ नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेनिंग रिकॉर्ड करता हूं, टेस्ट पेपर देता हूं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी है, पर्सनल फाइल कंटेन रिजल्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएशन एंड रिमार्क्स। तो ये इवैल्यूएशन क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ट्रेनिंग असेसमेंट जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, और आउटकम ऑफ हेल्थ चेकअप। अभी हेल्थ चेकअप का आपने पहले भी सुना, अभी फिर सुना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अचीवमेंट, अप्रिसिएशन, कंप्लेन एंड वार्निंग एंड सो कॉज नोटिस। तो ये सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉय के फाइल में होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे हमेशा कमेंट कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपील्स। ओह सॉरी, दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। उसके बाद की मैं स्लाइड डिलीट करना भूल गया हूँ, पिछली ट्रेनिंग जिससे मैंने कॉपी किया था। सो दिस एंड्स HRM 10, HRM 11, 12 एंड 13, तीनों एक ही चीज़ के लिए है, क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग के लिए, जिसके लिए हम लोग वीडियो कल पोस्ट करेंगे। इन केस कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।